हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जिसका आपका AKTU का कोड है BP307P। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड आपका है टू स्टडी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन एंड परफॉर्म स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब इंक्लूडिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव। मतलब यहाँ पर हमको दो इक्विपमेंट हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव से स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है ये हमको सीखना है। तो इस प्रैक्टिकल में हमको इन दोनों चीज़ों को सीखना है और इसको परफॉर्म भी करना है। तो परफॉर्म करने वाला हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे लैब में। आज मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि हॉट एयर ओवन में हम लोग कैसे स्टरलाइजेशन करते हैं, ऑटोक्लेव में कैसे स्टरलाइजेशन करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा स्टरलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन is the process that eliminates, removes, kills or deactivates all form of lives and other biological agents such as fungi, bacteria, virus, spores and all biological form। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी फॉर्मुलेशन में से, ठीक है, क्या करते हैं, सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं या किल करते हैं या उनको डीएक्टिवेट करते हैं। और स्टरलाइजेशन के लिए आपके पास ढेर सारे मेथड्स हैं। ठीक, यही डेफिनेशन बोल रही है। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स, जिसमें हम लोग एलिमिनेट करेंगे या रिमूव, या तो उसको रिमूव करेंगे या किल, या हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, और डीएक्टिवेट, या हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ्स एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट, सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स को या सारे प्रकार की जो लाइफ्स हैं उनको हम लोग किल करेंगे, रिमूव करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टरलाइजेशन। अब नीड क्यों है, ये काम क्यों करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन। अगर हम लोग किसी अपने फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को स्टरलाइज नहीं करेंगे तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो कोई भी इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, उससे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन, उससे कोई भी कंटामिनेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, चलिए आगे। मैकेनिज्म, कौन कौन सी मैकेनिज्म है, और यहाँ पर पहली मैकेनिज्म है डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। जब आप स्टरलाइजेशन को फॉलो करोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो प्रोटीन है ना उसका नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे नेचर चेंज हो जाएगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव डैमेज, फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। इंटरफेरेंस विद प्रोटीन सिंथेसिस, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उस प्रोटीन सिंथेसिस को अगर हम लोग उनके जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को रोक दें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिक किल हो जाएगा। ठीक, डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल मेम्ब्रेन है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका किल हो जाएगा। इंटरप्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अगर आप ब्रेक कर दो, कोई भी आप केमिकल से या किसी भी स्टरलाइजेशन मेथड से अगर आप डीएनए को ब्रेक कर दे रहे हो तो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका किल हो जाएगा। तो ये स्टरलाइजेशन की मैकेनिज्म है जिनको फॉलो करते हुए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या रिमूव करते हैं या एलिमिनेट करते हैं या उनको डीएक्टिवेट करते हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। स्टरलाइजेशन मेथड्स यहाँ पर आपके जनरली ये 4 मेथड यूज होते हैं। पहला मेथड आपका फिजिकल मेथड, दूसरा मेथड आपका मैकेनिकल मेथड जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। आप बहुत सारे आप बुक्स में देखोगे तो वहाँ पर मैकेनिकल मेथड को फिजिकल मेथड में ही रखा गया है, तो उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पर 3 मेथड्स है और यहाँ पर सर आपको 4 मेथड्स बता रहे हैं। लेकिन जो आप हाईली रेफरेंस बुक देखोगे वहाँ पर इनको डीपली डिस्क्राइब करके 4 मेथड्स बताया गया है। तीसरा मेथड है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आपकी केमिकल लिक्विड भी यूज होगा और केमिकल गैसेस भी यूज होगा। और चौथा आपका रेडिएशन मेथड है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव रेज को यूज करके हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। रेडिएशन मेथड में आपको रेडियो एक्टिव रेज को यूज करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए।
केमिकल मेथड में आपको केमिकल लिक्विड या केमिकल गैस को यूज करना है, मैकेनिकल मेथड में आपको फिल्टर्स यूज करना है। लास्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैंने आपसे डिस्कस किया था HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल मेथड, ये भी आपका फिल्टर ही है। उसके ऊपर है आपका फिजिकल मेथड, यहाँ पे आपके बहुत सारे फिजिकल सोर्स हैं, उनको यूज करते हुए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल मेथड, क्योंकि आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, इसमें हम लोग हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव को यूज कर रहे हैं। ये दोनों आपके फिजिकल मेथड से ही स्टरलाइज करते हैं, मतलब दोनों फिजिकल मेथड को फॉलो करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, फिजिकल मेथड स्टरलाइजेशन आपका यहाँ पर 4 प्रकार से है: हीट, सनलाइट, वाइब्रेशन एंड फिल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था वो आ गया। फिल्ट्रेशन ये मैकेनिकल मेथड है और ये आपका फिजिकल मेथड के अंदर दिया गया है। फिजिकल मेथड आपका 4 प्रकार का हो गया: हीट, सनलाइट, वाइब्रेशन और फिल्ट्रेशन। हीट आपकी 2 प्रकार की, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। हीट जो ड्राई होती है, जैसे जो आप लोग आग के पास रहोगे वो होता है ड्राई हीट, या जो आपके पास रूम हीटर है, रूम हीटर से जो आपको हीट फील होती है उसको बोलेंगे ड्राई हीट। और जो मॉइस्ट हीट जिसमें नमी होती है, मॉइस्चर होता है, स्टीम वाला, भाप वाला, जैसे जिसमें मोमो कुक होता है या जो आपका स्टीम यूज होता है, उस हीट को बोलते हैं मॉइस्ट हीट। तो हीट 2 प्रकार की होती है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। आज के जो हमारे 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव, तो हॉट एयर ओवन काम करता है ड्राई हीट पर, हॉट एयर ओवन काम करता है ड्राई हीट पर, और ऑटोक्लेव काम करता है मॉइस्ट हीट पर। इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा हीट पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। सनलाइट भी यूज होता है स्टरलाइजेशन में, और वाइब्रेशन और फिल्ट्रेशन ये हम लोग आने वाले जो आपके एक्सपेरिमेंट है वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं हीट की। हीट में बात करते हैं ड्राई हीट की और मॉइस्ट हीट की। ड्राई हीट में हम लोग यूज करेंगे हॉट एयर ओवन, ठीक है। हॉट एयर ओवन एक आपका छोटा सा एक रेफ्रिजरेटर जैसा एक बॉक्स होता है, जिसमें हम लोग टेम्परेचर को सेट कर देते हैं अपने जो फॉर्मुलेशन से, जो हमारा जिसको स्टरलाइज करना होता है उसके अंदर रख देते हैं, और टाइम पूरा हो जाता है तो हमारा स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसको हम लोग डीपली डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है, देखिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर एंड लॉन्गर एक्सपोजर टाइम। जब हम लोग हॉट एयर ओवन में हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को स्टरलाइज करते हैं, तो वहां पर हमको रिक्वायर हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई रिक्वायर होता है, एंड लॉन्ग एक्सपोजर, लंबे समय के लिए हम लोग उसके अंदर रखते हैं। देन मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट की तुलना में मॉइस्ट हीट में टाइम कम लगता है और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक। अब यहाँ देखिए आप, ये चीज आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि जब हम हॉट एयर ओवन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रहे हैं, तब आपको 150 मिनट तक स्टरलाइजेशन करना है। जब आप 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखें तो आपका टाइम कम हो गया, 60 मिनट हो गया। 50 डिग्री पर आपने रखा 150 मिनट, और 160 डिग्री पे रख रहे हैं आप 60 मिनट। 150 से 60 इतना टाइम आपका कम हो गया। और देखते जाइए, जैसे जैसे आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, 50 डिग्री, 160 डिग्री, फिर 170 डिग्री, 170 डिग्री में आपका यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट। आपने थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया 180 डिग्री, अब 180 डिग्री में यहाँ पर आपका हो गया 15 मिनट। 50 डिग्री में लग रहा था 150 मिनट, 180 डिग्री में लग रहा था 15 मिनट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर कम समय में आपको चाय बनाना है तो आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जल्दी उबालोगे। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप उसको धीमी आंच में कम टेम्परेचर में धीरे धीरे चाय को पकाओगे। यही चीज है यहाँ पर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। मीन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम इन हॉट एयर ओवन, मीन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब ये आपका हॉट एयर ओवन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट कॉजेज डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज। जिस भी फॉर्मुलेशन को आप हॉट एयर ओवन के अंदर रखोगे स्टरलाइजेशन के लिए, तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, ये क्या करेगा, उनको उनकी जो प्रोटीन है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो प्रोटीन की लेयर है उसको डिनेचर कर देगा, प्रोटीन के नेचर को चेंज कर देगा। प्रोटीन मिलकर बना होता है अमीनो एसिड से, और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव डैमेज, और उसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज को कॉज करेगा, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इसका, इट कॉजेज डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक। चलिए, ये हॉट एयर ओवन के बारे में हो गया। इसका टेम्परेचर रेंज पूरा 50 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका हॉट एयर ओवन है, ठीक है। ये ऊपर एग्जॉस्ट वाला पोर्शन होता है, जहां से इसकी जो वेस्ट गैस एयर होती है वो बाहर निकलती है। आपका चेंबर है, चेंबर के अंदर रैक्स होती है। हम लोग क्या करते हैं, जिस भी आर्टिकल को
स्टरलाइज करना होता है उसको पहले सिल्वर फॉइल पेपर से रैप कर देते हैं और रैप करने के बाद इसके अंदर हम लोग उसको रख देते हैं। अगर मल्टीपल आर्टिकल्स हैं तो उसको इस पैटर्न पे रखेंगे कि एक दूसरे से थोड़ा वो दूरी बना के रखेंगे ताकि जो भी हॉट एयर हो उनका सर्कुलेशन प्रॉपरली हो जाए, उनके सारे सरफेस में उनका सर्कुलेशन हो जाए। ठीक, इसके बाद हम लोग उसको बंद कर देंगे, टेम्परेचर सेट कर देंगे, टाइम नोट कर लेंगे। जैसे ही टाइम पूरा होगा तो हम लोग टेम्परेचर को डाउन करेंगे और जो ओवन वाले माइक्रोवेव वाले ग्लव्स होते हैं उन ग्लव्स को यूज करते हुए अपने आर्टिकल्स को निकाल लेंगे। हमारा आर्टिकल्स अब कंप्लीटली स्टरलाइज हो चुका है। यही वर्किंग है हॉट एयर ओवन की। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस में इनका वर्किंग ही है जो मैंने अभी आपको बताया। एडवांटेज देखा है, तो एडवांटेज देखिए यहाँ पर, इट डज नॉट कॉज मेटल एंड कॉरोड और रस्ट। अगर आप इसमें स्टरलाइज कर रहे हो तो ये कभी राख नहीं बनाता है, कोई मेटल इरोजन कॉज नहीं करता है। साथ ही साथ ये थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है और ये कोई भी हार्मफुल या कोई भी हानिकारक फ्यूम्स या गैस को रिलीज नहीं करता है। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका स्टरलाइजेशन आप हॉट एयर ओवन में नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, कॉर्क हो गया। इन सबको स्टरलाइज आप हॉट एयर ओवन से नहीं कर सकते क्योंकि हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ये सब मेल्ट होकर के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद ये डिसएडवांटेज क्या है, ये टाइम ज्यादा ले रहा है। आप वहां देखिए 180 मिनट तक ले रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है। जब आप टेम्परेचर लो रख रहे हो तो टाइम ज्यादा ले रहा है। चलिए दूसरा आते हैं आपका टाइप ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन आपका दो प्रकार का होता है, फोर्स्ड एयर एंड स्टैटिक एयर। फोर्स्ड एयर जिसमें फोर्सली एयर सर्कुलेट होती है चेंबर में, वहां फैन लगे होते हैं और पीछे एक रॉड होती है, रॉड गर्म होती है, गर्म हवा आगे जाती है और फैन उसको आगे भेजता है। जो हम लोग सर्दियों में ब्लोवर यूज करते हैं, ब्लोवर भी इसी पैटर्न पे काम करता है। तो फोर्स्ड एयर हॉट एयर ओवन में ये मोर इफेक्टिव है और इसमें फैन लगा होता है। स्टैटिक एयर हॉट एयर ओवन में आपका कॉइल्स होती हैं और ये एज कंपेयर फोर्स्ड एयर हॉट एयर ओवन लेस इफेक्टिव है। ठीक है, सस्ता मिलता है, थोड़ा सा लेस इफेक्टिव है, लेकिन स्टरलाइजेशन सबसे अच्छा किसमें होता है, फोर्स्ड एयर हॉट एयर ओवन में। चलिए अब आते हैं बात करते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करेंगे हॉट एयर ओवन और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में यूज करेंगे हम लोग ऑटोक्लेव। Moist heat sterilization involves the use of steam in the range of 121 to 134 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो हम लोग वाटर वेपर, वाटर की जो स्टीम यूज करते हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है, 121 से 134 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर हाई प्रेशर स्टीम यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में भी सेम होता है, एक बड़ा सा प्रेशर कुकर ही होता है आपका ऑटोक्लेव। अब देखिएगा यहाँ पर टेम्परेचर रेंज आपका तीन प्रकार से है। अगर आपका टेम्परेचर 100 से कम है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर आपका टेम्परेचर 100 से कम है तो उसको बोलते हैं पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन की डेफिनेशन 2 मार्क्स में सेक्शन ए में पिछले आप 5 साल का पेपर उठा के देखिए, जो 2-3 बार आपको मिल जाएगा। डिफाइन पास्चराइजेशन, हु इज फादर ऑफ पास्चराइजेशन। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग थ्योरी में। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस को इन्वेंट किया साइंटिस्ट लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर का बहुत बड़ा रोल है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी नहीं, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 थ्योरी पे आएंगे तो वहां पर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में मैं इसको आपको डीपली से बताऊंगा, व्हाट इज रोल ऑफ लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर साहब ने ये बोला था कि अगर किसी आर्टिकल को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, हीटेड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, एक फिक्स टाइम पर, फिक्स टाइम के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे किसी आर्टिकल को अगर आप गर्म कर रहे हो, देन रैपिडली कूल, उसके बाद फिर उसको तुरंत कूल कर रहे हो, तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन, जिसको इन्वेंट किया था साइंटिस्ट लुईस पास्चर ने। और देखिए एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से लो में पास्चराइजेशन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉइलिंग, उबलना, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर एक और आता है आपका टिंडल इफेक्ट है, यहाँ टिंडलाइजेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इसमें होता क्या, हम लोग बॉइल करते हैं या स्टीम के हेल्प से हम लोग 15 से 30 मिनट तक हम लोग लगातार 3 दिन तक अगर हम लोग कोई भी फॉर्मुलेशन को 15 से 30 मिनट तक हम लोग 100 डिग्री पर उसको बॉइल करेंगे तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस 0 हो जाते हैं।
अगला एट टेम्परेचर एबव, अगर हम लोग 100 के ऊपर जाएंगे तो वहां पर यूज होता है आपका ऑटोक्लेव। मैंने यहाँ बताया मॉइस्ट हीट की रेंज कितनी होती है 121 to 134। 100 से कम में पास्चराइजेशन और 100 डिग्री पर बॉइलिंग या टिंडलाइजेशन और 100 डिग्री से नीचे में 100 डिग्री से ऊपर में ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव ये हमारे काम का है। तो ऑटोक्लेव को हम लोग स्टीम अंडर प्रेशर इक्विपमेंट भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, moist heat is more efficient for sterilization in contrast to dry heat. It destroy microorganisms by the irreversible denaturation of enzyme and structural protein. वो माइक्रोऑर्गेनिज्म में जो जो प्रोटीन यूज हो रही है, जो जो एंजाइम उसके अंदर है, ये उसको इरिवर्सिबल डिनेचर कर देता है, उसके नेचर को चेंज कर देता है, एंजाइम को तोड़ देगा और उसके साथ साथ जो भी उसमें प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर को भी तोड़ देगा। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब वापस वो ठीक नहीं होने वाला, वो एंजाइम्स वापस रिकंस्ट्रेंट नहीं होने वाले, वो प्रोटीन वापस बनने वाला नहीं है। टूट गया तो टूट गया, वो आपका बर्बाद हो गया, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। ठीक, ये आपका ऑटोक्लेव हो गया। ऑटोक्लेव प्रेशर कुकर की जैसे होता है, ऊपर एक लिड होता है। मैं इसका आपको वर्किंग बताता हूँ। ये एक चेंबर होता है, ठीक, स्टील का चेंबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले एक बास्केट रखी होती है। बास्केट में हम लोग उस आर्टिकल को रख देते हैं जिसको स्टरलाइज करना होता है, और नीचे हम लोग वाटर को फिल कर देते हैं अप टू मार्क। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए इमर्सन रॉड, एक हीटिंग रॉड रहता है लगा, इसको हम लोग हीट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हीट होता है तो वाटर हीट होता है। जब वाटर हीट होता है तो वाटर की जो स्टीम बनती है वो स्टीम ऊपर के चेंबर में आपका कलेक्ट हो जाती है, लिड आपका बंद रहता है। तो जैसे जैसे अंदर प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पर एक प्रेशर गॉज लगा होता है, वो बताता है कि अंदर स्टीम का प्रेशर कितना है। तो यहाँ पर हमको प्रेशर मेंटेन करना है 15 psi। जैसे ही 15 psi प्रेशर आ जाता है तो उसको हमको मेंटेन करके रखना होता है 15 मिनट तक। और जब आपका स्टीम का प्रेशर 15 psi आ जाता है तो डेफिनेटली है कि अंदर टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर हो गया, टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 15 psi एंड टाइम हो गया आपका 15 मिनट। जब आपका 15 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग सारे प्रेशर को रिलीज कर देते हैं और धीरे से लेकर खोल के अपने आर्टिकल्स को निकाल लेते हैं। हमारा आर्टिकल स्टरलाइज हो चुका होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन है कि इस प्रकार से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे हम लोग आते हैं। एडवांटेज, रैपिड एंड इफेक्टिव, 15 मिनट का टाइम लिया और आपका स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और बहुत यूजफुल है ये। जितना भी आपके सर्जिकल्स आइटम्स हैं, जस्ट लाइक कॉटन, बैंडेज, गॉजेज, उनका स्टरलाइजेशन हम लोग बहुत आसानी से ऑटोक्लेव से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए और रबड़, प्लास्टिक्स, जिनका स्टरलाइजेशन हम लोग हॉट एयर ओवन मतलब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से नहीं कर पा रहे थे, नायलॉन ऑल्सो, पीवीसी भी, तो इनका भी स्टरलाइजेशन हम लोग ऑटोक्लेव से कर सकते हैं। मतलब जो काम हम लोग हॉट एयर ओवन से नहीं कर पा रहे थे वो हम लोग ऑटोक्लेव से आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई मटेरियल आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि अगर वाटर कंटेंट या मॉइस्चर मिल जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे जो आपके मटेरियल्स होते हैं उनका हम लोग स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव से नहीं कर पाते हैं। ये डिमेरिट है ऑटोक्लेव का। ठीक है, और यहाँ पर है कि बहुत सारे ऐसे आपके पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हाई टेम्परेचर में नहीं रखा जाता है, तो उनका स्टरलाइजेशन भी हम लोग ऑटोक्लेव से नहीं करते हैं। तो ये आपका हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव दोनों कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने जाना कि हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा आपका इसी सीरीज का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को लेकर के। थैंक यू सो मच।